बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कशन करेंगे कोलिनर्जिक ड्रग के हवाले से। मैं स्पेसिफिकली ये वीडियो बना रहा हूँ आई रिलेटेड। इट मीन इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट और अदर आई रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं। लेकिन मैं स्पेसिफिकली इन ड्रग को इस्तेमाल के हवाले से डिस्कशन करूँगा, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हवाले से, लेकिन पार्टिकुलरली आई के लिहाज से, नॉट जनरल। सो स्टार्ट करते हैं कोलिनर्जिक ड्रग को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कोलिनर्जिक ड्रग जो है वो है क्या। नाम से पता चलता है कि कोलिनर्जिक वो ड्रग होंगे जो आपके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को, देखिए तीन चीजें याद रखें, या वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को इनहिबिट कर रहे, या उसकी फंक्शन को इन्हांस कर रहे, या एक लाइक एसिटाइल कोलिन के एसिटाइल कोलिन की तरह काम करके वो रिसेप्टर पे बैठकर उसी तरह काम करेगा। तो ये तीन चीजें याद रखें कि कोलिनर्जिक वो ड्रग है जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर की फंक्शन को या इंक्रीज करे, या इसको इनहिबिट करे, या बिल्कुल एसिटाइल कोलिन की तरह काम करे। ठीक है। सो हम कोलिनर्जिक ड्रग डिस्कस करें तो इससे पहले हमारे लिए जरूरी है कि हम एसिटाइल कोलिन के हवाले से कुछ चीजें हम नोट करें और हमें पता चल जाए कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद है। आगे मैं जाकर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन एक जनरल आप यहाँ सारी चीजें याद करें। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ। दिस इज एक्चुअल द एक्सॉन टर्मिनल, कि ये एक कंसिडर करें कि मोटर न्यूरॉन है। सॉरी, यहाँ पे ये कंसिडर करें कि दिस इज अ मोटर न्यूरॉन। ठीक। दिस इज द मसल। अब ये क्या है? यह मसल है, इसको मसल ही कंसिडर करें। ठीक, ये एक सेल, मसल सेल है, जो भी सेल है। अब यहाँ पे आपका एक एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, एक जिसको हम कहते हैं करंट आ रहे। एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रेवल कर रहे, बिकॉज इस मसल को कंट्रैक्ट करना है। ये मसल जो है, मसल में कैसे कंट्रैक्शन आ रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे एक्शन पोटेंशियल यहाँ एक्सॉन टर्मिनल की तरफ आ रहे, और जैसे एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल की तरफ आ गया, ठीक है, तो ऑलरेडी एक्सॉन टर्मिनल में ऑलरेडी रेडीमेड एसिटाइल कोलिन यहाँ पे मौजूद है। एसिटाइल कोलिन इस वेसिकल में मौजूद है। जैसे एक्शन पोटेंशियल आ गया तो इसी ही टर्मिनल से एसिटाइल कोलिन रिलीज हो गया। अब जब यहाँ से एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहे, तो ऑटोमेटिकली इसके अपोजिट जहाँ पे ये सप्लाई कर देता है, अगर ये मसल है या दूसरा सेल है या दूसरा न्यूरॉन है, वहां पे ऑटोमेटिकली उसका ऑलरेडी उसका रिसेप्टर मौजूद है। कोलिनर्जिक रिसेप्टर का नाम है। कोलिनर्जिक रिसेप्टर वो रिसेप्टर है जो एसिटाइल कोलिन को रिस्पॉन्स दे रहे। सो यहाँ से एसिटाइल कोलिन रिलीज, और जैसे इस रिसेप्टर के साथ मिल गया तो ये रिसेप्टर जो है ये एक्टिवेट हो गया। अब ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया तो क्या होगा, जो इस सेल में जो है, अगर ये मसल है तो इसमें कंट्रैक्शन आएगा। उसके मैकेनिज्म में एक्सप्लेन नहीं करा किस तरह मैकेनिज्म एक्सप्लेन हो, किस तरह वो कंट्रैक्शन कर दे, कौन सी गेट को ओपन करते हैं, सोडियम को क्या करते, कैल्शियम के साथ क्या करते, उसको मैं डिस्कस नहीं करे। मैं जस्ट सिंपल एसिटाइल कोलिन की फंक्शन आपको बता रहा हूँ। एसिटाइल कोलिन रिलीज हो गया, वो अपने रिसेप्टर के साथ बैठ गया, उसके साथ उसका इंटरेक्शन हो गया। अब इंटरेक्शन के बाद क्या है, जो डिजायर फंक्शन है, अगर मसल है वो कंट्रैक्ट होगा, अगर कोई न्यूरॉन है तो उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। इस काम के बाद ये एसिटाइल कोलिन इसी ही सिनेप्टिक क्लिप में मौजूद होता है, और ऐसे ही सिनेप्टिक क्लिप में जब मौजूद होता है तो ऑलरेडी एक दूसरा एंजाइम जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, और इस एंजाइम को ध्यान से सुने और याद रखें। यहाँ पे एक एंजाइम है, क्या नाम है? एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। और ये कहाँ पे मौजूद है? ये सिनेप्टिक क्लिप में, यहाँ पे इस एरिया में मौजूद है। इसका बेसिक काम क्या है? एट एक्ट ऑन दिस एसिटाइलकोलिन। जैसे एसिटाइलकोलिन ये रिलीज हो गया, ये एंजाइम क्विकली जाकर इसके साथ इंटरेक्शन बना रहे, ये एसिटाइलकोलिन, और क्या कर रहे आप यहाँ पे देखते हैं, एसिटाइलकोलिन के ब्रेक डाउन करता है, उसको कोलिन में और एसिटेट में कन्वर्ट कर देता है। सो इस एंजाइम का मेन मकसद क्या है? जब तक ये एंजाइम एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस यहाँ मौजूद होगा, तब तक ये इसका एसिटाइलकोलिन का ब्रेक डाउन करेगा और इसको कन्वर्ट करे कोलिन और एसिटेट में। अब कोलिन क्या कर रहे हैं? ये जो एक्सॉन टर्मिनल है, ये दोबारा से इस कोलिन को एब्जॉर्ब कर देता है,
और ऑलरेडी इसमें एसिटाइल कोएंजाइम मौजूद है, उसके जरिए से और डिफरेंट एंजाइम के जरिए से दोबारा एसिटाइल कोलिन बन गया और ये साइकिल जो है ये चलता रहता है। ठीक, अब यहाँ पे हमें याद करने की क्या चीज़ है, ये एंजाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एंजाइम आप लोग यहाँ पे नोट करें, क्योंकि आगे कुछ ड्रग जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इस एंजाइम को इनहिबिट करेगा। यहाँ पे इस रिसेप्टर को याद रखें और इस मैकेनिज्म को याद रखें कि एक्शन पोटेंशियल ने एसिटाइलकोलिन को रिलीज किया, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे बैठ गया और एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस एंजाइम ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, इसको कोलिन एसीटेट में कन्वर्ट कर दिया, कोलिन दोबारा एब्जॉर्ब हो गया एंड रीसाइकिल। ठीक, यहाँ तक आपको याद करने की जरूरत है। अब हम यहाँ पे आपने देखा कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ कोलिनर्जिक रिसेप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को याद करना। एक है मस्करिनिक रिसेप्टर, एक है निकोटिनिक रिसेप्टर, बहुत इजी है। अब मस्करिनिक रिसेप्टर क्या है, ये वो रिसेप्टर है जो एसिटाइलकोलिन तो ऑलरेडी बिकॉज कोलिनर्जिक की टाइप है तो एसिटाइलकोलिन को तो रिस्पांस देगा, लेकिन एसिटाइलकोलिन के साथ साथ ये मस्करीन को भी रिस्पांस दे रहे। अब निकोटिनिक वो रिसेप्टर है कि जो एसिटाइलकोलिन के साथ साथ निकोटीन को भी रिस्पांस दे दे। सो अगर एक रिसेप्टर है वो एसिटाइलकोलिन को भी रिस्पांस कर रहे और मस्करीन को भी रिस्पांस दे रहे, तो उसका नाम हो गया मस्करिनिक रिसेप्टर। अब दूसरा वो रिसेप्टर है जो एसिटाइलकोलिन के साथ साथ निकोटीन को भी रिस्पांस दे रहे, तो वो हो गया निकोटिनिक रिसेप्टर। वेरी सिंपल। अब हम ये डिस्कस करें कि ये मस्करिनिक रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद है। तो आप याद रखें कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में M1 एंड M5 आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा, यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे आपका सिक्रीटरी ग्लैंड लाइक सैलिवरी ग्लैंड, स्टोमक वगैरह या स्वेट ग्लैंड, वहाँ पे आपका M1 रिसेप्टर है। कार्डिक टिश्यू में देखें तो वहाँ पे आपका M2 रिसेप्टर है। स्मूथ मसल M3, आई के लिहाज से ये याद रखें बिकॉज आपके आयरस की जो मसल है और सिलरी बॉडी के जो मसल है, याद रखें कि वहाँ पे कौन सा रिसेप्टर है, M3 रिसेप्टर। अब ये याद रखिए। और जहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, आगे मैं एक डायग्राम से आपको शो करूंगा। इसके अलावा निकोटिनिक रिसेप्टर जो है वो आपके सीएनएस में मौजूद है, जहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहाँ पे स्पेशली स्केलेटल मसल जो है वहाँ पे आपका निकोटिनिक रिसेप्टर है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में और एड्रिनल मेडुला। सो याद करने की क्या चीज है कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर आर टू टाइप, मस्करिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर। आपने मस्करिनिक रिसेप्टर का लोकेशन का भी पता चल गया, निकोटिनिक का भी पता चल गया। अब मैं आगे जाकर मस्करिनिक रिसेप्टर को, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मस्करिनिक रिसेप्टर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद मस्करिनिक ड्रग जो है उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट में फिर हम निकोटिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक जो ड्रग है, निकोटिनिक की जो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए, अगर जब हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो हम स्पेसिफिकली मोटर सिस्टम की हम बात करें तो एक हमारे पास है सोमैटिक मोटर सिस्टम या सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक मोटर सिस्टम वो है कि जिसमें एक न्यूरॉन जो है वो डायरेक्टली मैसेज कन्वे करता है स्केलेटल मसल, जो वॉलंटरी मसल है उनको। अब देखिए सोमैटिक में और ऑटोनॉमिक में एक फर्क है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का सप्लाई आपका वॉलंटरी मसल को है, स्केलेटल मसल को है एक, और ऑटोनॉमिक जो है वो ऑटोमेटिक सिस्टम है जो आपकी इनवॉलंटरी मसल स्पेसिफिकली स्मूथ मसल का सप्लाई है, एक डिफरेंट। दूसरा थिंग ये है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम में ये चीज है कि अगर ब्रेन या स्पाइनल कार्ड से एक न्यूरॉन जो है वो एराइज हो गया तो वो डायरेक्टली अपने टारगेट मसल की तरफ जा रहे हैं। देखिए रास्ते में कोई गैंग्लियन नहीं बना रहा, ये एक न्यूरॉन है यहाँ से स्टार्ट और डायरेक्टली जाकर इस मसल को सप्लाई कर देता है। और देखिए ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम का जो ये एक्सान है, ये यहाँ पे क्या रिलीज करेगा, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा। और जब एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा तो आपके स्केलेटल मसल के ऊपर जो है वो निकोटिनिक रिसेप्टर है। इसलिए प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको मेंशन किया कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कौन सा रिसेप्टर है, निकोटिनिक रिसेप्टर। तो याद करने की बात है कि आपकी स्केलेटल मसल जो है उसके ऊपर कौन सा रिसेप्टर है, निकोटिनिक रिसेप्टर। क्या मतलब है कि ये एसिटाइलकोलिन को भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं और निकोटीन को भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ये चीज खत्म हो गया। इसके अलावा आप आज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपका स्पेसिफिकली पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, सिंपैथेटिक सिस्टम है। अब एक चीज यहाँ पे याद रखिए, आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे दोनों प्री गिंग्लियन, ये गिंग्लियन है, यहाँ पे आपको पता है कि ये पोस्ट गिंग्लियनिक न्यूरॉन है, ये प्री गिंग्लियनिक न्यूरॉन है।
या इसको प्रीगिंग्लियानिक फाइबर, पोस्टगिंग्लियानिक फाइबर जो है, यहाँ पे भी एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पे भी एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी एसिटाइलकोलिन रिलीज, यहाँ पे भी एसिटाइलकोलिन रिलीज। तो इसका मतलब है कि ये पोस्टगिंग्लियानिक इस न्यूरॉन के ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर, यहाँ पे भी निकोटिनिक रिसेप्टर है, यहाँ पे भी निकोटिनिक रिसेप्टर है और यहाँ पे भी निकोटिनिक रिसेप्टर है। इसलिए यहाँ पे लिखे एसिटाइलकोलिन एंड निकोटिनिक रिसेप्टर, यहाँ भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। और यूनी एड्रेनल मेडुला थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस, इसलिए मैंने हम उसको सेपरेट रखा हुआ है। एड्रेनल मेडुला जो है वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं, एसिटाइलकोलिन, ठीक है। और ये जो है न्यूरॉन जो है प्रीगिंग्लियानिक न्यूरॉन, ये क्या सिक्रीट करे, एसिटाइलकोलिन। अब एड्रेनल मेडुला में देखें तो एड्रेनल मेडुला में क्या है, एसिटाइलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर, और इसके साथ मिलकर फिर एपिनेफ्रिन रिलीज करता है ब्लड में, ठीक है। अच्छा, सो यहाँ पे, यहाँ से लेकर ये सारी चीज, यहाँ पे आपका ऑल निकोटिनिक रिसेप्टर, इसमें याद करने की कोई जरूरत भी नहीं, आपको सब याद हो गया कि जहां पे प्रीगिंग्लियानिक फाइबर है वो ऑल एसिटाइलकोलिन सिक्रीट कर रहे हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करो, देखिए जैसे प्रीगिंग्लियानिक फाइबर, दिस इज प्रीगिंग्लियानिक फाइबर, दिस इज प्रीगिंग्लियानिक, तो ऑल एसिटाइलकोलिन रिलीज कर रहे हैं। और यहाँ पे इस पोस्टगिंग्लियानिक फाइबर पे, इस पे, यहाँ पे और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे निकोटिनिक रिसेप्टर मौजूद हैं, बस ये एक साइड पे रखें। लेकिन पोस्टगिंग्लियानिक जो है, इधर आ जाए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्रीगिंग्लियानिक भी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर सिक्रीट कर रहे हैं और पोस्टगिंग्लियानिक फाइबर जो है ये भी एसिटाइलकोलिन सिक्रीट कर रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पे जो आपके स्मूथ मसल है, लाइक कार्डिक स्मूथ मसल, ग्लैंड वगैरह, यहाँ पे मस्करीनिक रिसेप्टर है और सिर्फ यहाँ पे इसको याद करने की जरूरत है। ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। लेट्स सपोज अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल में कंस्ट्रक्टेड प्यूपलाई मसल का एग्जांपल ले रहा हूँ। सो वहां से जब प्रीगिंग्लियानिक फाइबर आ रहे हैं सिलियरी गैंग्लियन तक, तो वो सिलियरी गैंग्लियन में ये एसिटाइलकोलिन रिलीज कर रहे हैं और सिलियरी गैंग्लियन में जो फोर्स गैंग्लियनिक फाइबर है उसके ऊपर एसिटाइलकोलिन जो निकोटिनिक रिसेप्टर है वो मौजूद है, वो इसको परसीव करते हैं, उसको रिसीव कर देता है। फिर आपके आइरस में, आपके कंस्ट्रक्टेड प्यूपिलाई के ऊपर जो है वहां पे मस्करीनिक रिसेप्टर है। कौन सा रिसेप्टर है, मस्करीनिक रिसेप्टर, स्पेसिफिकली M3 रिसेप्टर वहां पे मौजूद है। जैसे एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया वो इसके साथ मिलकर काम करेगा, ये एक चीज है। और एक एक्सेप्शनल चीज यहाँ पे आप और याद कर लेंगे, मैं आगे बता रहा हूँ। सिंपैथेटिक में देखे, सिंपैथेटिक में यहाँ पे भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों जो है, प्रीगिंग्लियानिक जो है वो एसिटाइलकोलिन रिलीज करे, वो सेम है। लेकिन पोस्टगिंग्लियानिक जो फाइबर है वो नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज कर या एड्रेनलिन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो रिसेप्टर है वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर वो है जो एड्रेनलिन को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लेकिन ये आज का वीडियो का टॉपिक नहीं है, इस पे मैं सेपरेट वीडियो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे और इसकी ड्रग पे मैं अलग बनाऊं। लेकिन सिर्फ आपको याद करने की जरूरत है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो है वहां पे नॉर एपिनेफ्रिन जो है या एड्रेनलिन जो है वो रिलीज हो रहे हैं। और जहां पे मैं एग्जांपल आई के लिहाज से दे दूं तो वहां पे हमारे जो डायलेटर प्यूपिलाई मसल है उसके ऊपर जो हमारे रिसेप्टर है वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है। बिकॉज जो सिंपैथेटिक सप्लाई जब जहां पे आ रही है तो वो जाकर इसी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक। लेकिन एक चीज एक्सेप्शनल ये है कि आपके स्वेट ग्लैंड जो है उसको ऑलरेडी सिंपैथेटिक सप्लाई है, लेकिन सिंपैथेटिक सप्लाई होने के बावजूद भी ये एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं। और यहाँ पे आपका मस्करीनिक रिसेप्टर है, तो मस्करीनिक रिसेप्टर को कैसे याद करेंगे, ये तो सिर्फ जस्ट याद करें कि पैरासिम्पैथेटिक जो है उसके जहां पे पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है उसी आर्गन, उसी टारगेट आर्गन पे आपका मस्करीनिक रिसेप्टर होगा और एक स्वेट ग्लैंड, बस ये दो चीजें यहाँ पे आप याद करें। और इसके अलावा अगर आपका एड्रेनल मेडुला है या सिंपैथेटिक बाकी सिस्टम है तो वहां पे आपका एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होगा। लेकिन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को हम ज्यादा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। कहने का मकसद क्या है कि आपको मैं जस्ट बताना चाह रहा था कि आपको लोकेशन क्लियर हो जाए कि वेयर इज निकोटिनिक रिसेप्टर, वेयर इज मस्करीनिक रिसेप्टर। तो निकोटिनिक रिसेप्टर आप सबको क्लियर हो गया कि निकोटिनिक रिसेप्टर जो है हर जगह पे, देखिए जहाँ पे प्री गैंग्लियनिक है, जहाँ पे पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर है, उस पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर के ऊपर आपका निकोटिनिक रिसेप्टर है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी निकोटिनिक रिसेप्टर है। मस्करीनिक रिसेप्टर ओनली स्वेट ग्लैंड के ऊपर जो है आपका मस्करीनिक रिसेप्टर है और जिस आर्गन को पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गया। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे मस्करीनिक रिसेप्टर की डिटेल को और फिर इसकी ड्रग, बाद में फिर हम निकोटिनिक रिसेप्टर और इसकी ड्रग को डिस्कस करेंगे।
यहाँ पे हम बात करें मस्करीनिक रिसेप्टर को, तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि मस्करीनिक रिसेप्टर जो है 1 से लेकर 5 तक के डिफरेंट मस्करीनिक रिसेप्टर है। अब 1 जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद है, आपका M2 जो है वो हार्ट में मौजूद है, और M3 स्पेसिफिकली हमारे लिए जो बहुत ज़रूरी है वो स्मूथ मसल, स्पेशली आइरस और सिलरी बॉडी के हवाले से, तो ये M3 आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। फिर M4 और M5 जो है वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही मौजूद है। अच्छा, फिर निकोटिनिक रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो उसकी भी 3 टाइप्स है। एन, स्मॉल एन मीन न्यूरल या नर्वस टिश्यू में, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एड्रेना मेडुला में जो ये मौजूद है। जी मीन गेंगलिया, ऑटोनॉमिक गेंगलिया में जो मौजूद है वो भी ऑटोनॉमिक गेंगलिया में जो मौजूद है वो निकोटिनिक रिसेप्टर है। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो ऑलरेडी मैंने बताया था कि स्केलेटल मसल के जंक्शन पे जो मौजूद है, जो स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन कर रहे हैं, वो एन एम। एम जो है स्मॉल मसल के लिए है, जी जो है वो गेंगलिया के लिए है, और एन जो है वो नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन के लिए। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम में एक्साइटेशन कॉज करेगा अगर ये रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गया, और ये एनजी अगर स्टिमुलेट होगा तो वो गेंगलियानिक ट्रांसमिशन करेगा। पोस्ट गेंगलियानिक जो है उसमें नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट करेगा, और ये स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन करेगा। अब हम ड्रग डिस्कस करें मस्करीनिक एगोनिस्ट को। ये तो बेसिक नॉलेज आप सबको है कि जी एक एगोनिस्ट है, एक एंटागोनिस्ट है। एगोनिस्ट मीन कि वो जाकर मस्करीनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, उसकी फंक्शन को इन्हांस करेगा, उसकी फंक्शन को वो करेगा, स्टिमुलेट करेगा। अब जब हम मस्करीनिक एगोनिस्ट की बात करें तो मस्करीनिक एगोनिस्ट में हमारे पास दो चीजें हैं। एक है डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट। अब डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट क्या है, हम डिस्कस करें मस्करीनिक एगोनिस्ट को, और फिर मस्करीनिक एगोनिस्ट में फर्स्ट जो है वो डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट, दूसरा होगा इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट वो है जो डायरेक्टली जाकर एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पर बैठ गया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कुछ बैक जाके ये बताऊं, ये देखे ये है मस्करीनिक रिसेप्टर, कोई भी ड्रग आप ले ले जो डायरेक्टली यहां आकर इसी रिसेप्टर के साथ बैठ रहे, इसी ही को स्टिमुलेट करते हैं, तो हम कहते हैं डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। ठीक है, सो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग में हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं वो आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपकी मैं आई के हवाले से बात करूं तो आई में मैंने आपको बताया था कि मस्करीनिक रिसेप्टर कहाँ पे है, वो आपकी दो जगह पे मौजूद है। मस्करीनिक स्पेसिफिकली M3 रिसेप्टर, वो आपके आइरस के कंस्ट्रक्टर प्यूपिलाई मसल, जिसको हम स्पेंक्टर प्यूपिलाई कहते हैं, जो प्यूपल को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, वहां पे मौजूद है। और दूसरा आपकी सिलरी बॉडी, सिलरी बॉडी के जो मसल है, उस सिलरी बॉडी के मसल पे भी M3 रिसेप्टर मौजूद है। सो ऐसे ड्रग अगर हम यूज करें जो डायरेक्टली जाकर आपके स्पेंक्टर पिपलाई पे बैठकर, तो क्या करेगा, स्पेंक्टर पिपलाई में कंट्रैक्शन कॉज करेगा, तो क्या करेगा, मायोसिस, द पीपल विल बी कंस्ट्रक्टेड। तो ये वो ड्रग है जो आपके पीपल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सेकंड थिंग, जब आप सिलरी बॉडी पे जा रहे हैं वहां पे स्पेशली अगर सर्कुलर मसल को स्टिमुलेट कर देता है, तो वहां पे क्या करेगा, वो आपकी एकोमोडेशन को एक्सर्ट करेगा। और थर्ड नंबर, अगर वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल फाइबर जो है, जो सिलरी मसल की लॉन्गिट्यूडनल फाइबर है, जो आउटर मोस्ट सेल है, अगर वहां पे बैठकर वो अपना रिसेप्टर जो है उसको स्टिमुलेट करेगा, तो जाहिर बात है जब लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो कंट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका ओरिजिन जो है वो डायरेक्टली ये लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है ये डायरेक्टली स्क्लीरल स्पर के साथ अटैच है। और जब स्क्लीरल स्पर पे टेंशन ज्यादा हो रहे हैं, तो वहां पे आपको पता है कि स्क्लीरल स्पर के जस्ट इंटीरियरली आपका ट्रेबेकुलर मेश्क्वर है। कहानी क्या है कि अगर ये ड्रग लॉन्गिट्यूडनल फाइबर जो है, लॉन्गिट्यूडनल मसल ऑफ द सिलरी मसल जो है वहां पे एक्ट कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली स्क्लीरल स्पर पे टेंशन इंक्रीज करेगा, और अल्टीमेटली एट द लास्ट आपका ट्रेबेकुलर मेश्वर जो है वो ओपन होगा। और जब ट्रेबेकुलर मेश्वर ओपन हो रहे हैं, तो रिजल्ट क्या है, इंक्रीज एक्वस आउटफ्लो, कि आपकी आई से एक्वस आउटफ्लो जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो देखिए, तीन काम कर रहे हैं। मस्करीनिक एगोनिस्ट जो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है, वो आपके आई में मायोसिस कॉज करेगा, वो एकोमोडेशन को एक्सर्ट करेगा, और वो आपकी एक्वस आउटफ्लो को ज्यादा करेगा। तो इन तीन चीज अगर इसका फंक्शन अगर आपको याद है, तो इसका यूजेस भी आपको आसानी से याद होगा। आगे मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा। इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल हमारे पास एसिटाइलकोलिन है, कार्बिकोल है, पाइलोकार्पिन। ये ड्रग याद रखे, एसिटाइलकोलिन, कार्बिकोल और पाइलोकार्पिन वगैरह जो है ये डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है।
ये अगर हम दे रहे पायलोकार्पिन अगर हम यूज करें, कार्बिकोल अगर हम यूज करें, या एसिटाइलकोलिन, ये डायरेक्टली खुद ब खुद जाकर इस मस्करीन रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहे हैं और ये काज कर रहे हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसिटाइलकोलिन की बात करें तो एक चीज एसिटाइलकोलिन के हवाले से याद रखिए कि एसिटाइलकोलिन जो है ये कॉर्नियल एपिथेलियम से आसानी से पास नहीं हो रहा। वो क्यों पास नहीं है? बिकॉज वहां पे आपके एंटीरियर चेम्बर में और कॉर्नियल के स्ट्रोमा में ये एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस एंजाइम मौजूद है जो क्विकली उसको डिग्रेड कर दे, और जब क्विकली डिग्रेड करेगा तो रिसेप्टर के लिए एसिटाइलकोलिन का अमाउंट बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। तो इसलिए इसको हम टॉपिकल यूज नहीं कर रहे, एसिटाइलकोलिन को हम टॉपिकल यूज नहीं कर रहे। लेकिन जब हम इंटीरियर सेगमेंट के सर्जरी कर रहे हैं ड्यूरिंग सर्जरी इंट्राकैमरल मीन कि ड्यूरिंग सर्जिकल दौरान हम 1% एसिटाइलकोलिन जो है यूज कर रहे हैं। किस लिए हम यूज कर रहे हैं? याद रखें, एसिटाइलकोलिन जो है इसका एक्शन जो है वो बहुत क्विक एंड मार्क मेयोसिस, बहुत क्विकली और मार्क अमाउंट ऑफ मेयोसिस पीपल को बहुत आसानी से क्विकली जो है पीपल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अगर आप इसको इंट्राकैमरल यूज करें। सो सर्जरी में उसका इस्तेमाल है। अगर पीपल आपने डायलेट किया है तो आसानी से इसमें हम वापस उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक यूज सिर्फ हम सर्जरी के दौरान एसिटाइलकोलिन को यूज करते हैं। इसी तरह कार्बिकोल अगर हम 0.01% कार्बिकोल जो है इसको अगर हम यूज करें तो याद रखें ये 100 टाइम मोर इफेक्टिव है और लॉन्ग स्टैंडिंग भी है। ठीक है, इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो लॉन्ग स्टैंडिंग है एज कम्पेयर टू एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जो है वो क्विकली सब कुछ कर रहे, क्विकली मेयोसिस कॉज कर रहे, लेकिन फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। इसके बजाय अगर हम 0.01% कार्बिकोल यूज करें तो उसका एक्शन जो है वो मोर इफेक्टिव है। लेकिन एक चीज है कि ये 5 मिनट एटलीस्ट ले रहे कि मैक्सिमल मेयोसिस कॉज करने में। ठीक, और इसका इफेक्ट जो है एटलीस्ट 24 आवर के लिए ये इफेक्टिव है। सो इसको इसलिए हम इसको एक हाइपरटेंसिव ड्रग की तरह, बिकॉज मैंने आपको बताया था ना कि ड्रग का एक काम क्या है, वो एक्वस आउटफ्लो को ज्यादा कर रहे हैं। सो सम टाइम हम कार्बिकोल जो है एंटीग्लाकोमा के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, जहां पे हमें जरूरत है कि प्रेशर जो है वो ज्यादा है, एक्वस आउटफ्लो ज्यादा करना है, तो हम कार्बिकोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पायलोकार्पिन जो है 0.12% पायलोकार्पिन जो है ये स्पेसिफिकली हम यूज करें अगर एडिटोनिक पीपल है तो उसके कंफर्मेशन के लिए। एडिटोनिक पीपल वो है कि जिसमें अगर सेलुलर गैंग्लियन में कोई मसला आ गया है, जिसमें आई का स्पेशली आयरस की मैं बात करूंगा कि वहां पे उसका पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन जो है जब वो लॉस हो जाए, जब पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन लॉस हो जाए तो कंस्ट्रक्टिव प्यूपिलाई जो है उसको कोई सप्लाई नहीं मिल रहा, और जब कोई सप्लाई नहीं मिल रहा तो इसका मतलब है कि आयरस जो है स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टिव प्यूपिलाई इसका डिनर्वेशन हो गया है। अब ये डिनर्वेशन क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। देखिए, जब भी मसल का आप नर्व सप्लाई जो है वो रिड्यूस करें, वो कट हो जाए, तो अब यही मसल जो है जो डिनर्वेटेड हो गया है, जिसका सप्लाई लॉस हो चुका है, अब वो अपने सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर जो है उसके सरफेस के ऊपर जो ऑलरेडी मस्करीनिक रिसेप्टर है उसकी तादाद को भी बढ़ा देते हैं और उसकी सेंसिटिविटी को भी इंक्रीज कर देते हैं। सो जब उसका नंबर भी ज्यादा हो गया और जब उसका सेंसिटिविटी भी ज्यादा हो गया, तो एक चीज याद रखिए कि वो थोड़ा सी स्मॉल अमाउंट या वेरी वीक अमाउंट अगर ड्रग भी हम डालें तो वो उसको रिस्पॉन्स देगा। लेकिन जबकि दूसरा नॉर्मल आयरस जो है, जो नॉर्मल इनर्वेटेड है, तो उसमें कोई जरूरत नहीं कि वो अपने नंबर को इंक्रीज करे मस्कुलिन रिसेप्टर को, और ना वो सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो एक चीज याद रखिए, इसी मैकेनिज्म को हम माइंड में रखते हुए अगर इतना वीक अमाउंट जो 0.12% वेरी वीक वीक कंसंट्रेशन है पिलोकार्पिन का, अगर हम ये यूज करें तो डिनर्वेटेड आयरस जो है वहां पे हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो चुके हैं, तो वो रिस्पांस वेल करेगा। इसका मतलब है कि अगर एडिटोनिक पीपल है तो वो पेलोकार्पिन से कंस्ट्रक्ट होगा, जबकि नॉर्मल पीपल जो है, नॉर्मल आयरस जो है उसको रिस्पांस नहीं दे रहा। तो यही चीज है कि अगर आपको कोई डायलेटेड पीपल वाले पेशेंट मिल रहे, आपने 0.12% पायलोकार्पिन ड्रॉप यूज किया, उसका पीपल जो है वो कंस्ट्रक्टेड हो गया, तो ये आपको बता रहा है कि एडिटोनिक पीपल है और यहाँ पे काफी हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो चुका है। लेकिन जब अगर दूसरी वजह से टर्नर पॉलिसी है या कोई और वजह है जिसकी वजह से पीपल डायलेटेड है, तो उस केस में आपका जो है रेसेंट ऑनसेट है या अगर कोई ट्रामा वगैरह है, लेकिन जिसमें उसका इनर्वेशन जो पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन है वो ठीक है, जब आप पायलोकार्पिन डाले तो उसके साथ वो कोई रिस्पांस नहीं देगा। इसके अलावा जो है इसके हाई कंसंट्रेशन अगर हम बात करें 0.25 या 0.5 जो है अप टू 6% जो है, इसको हम 4 टाइम यूज कर सकते हैं प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा में, और प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाकोमा में भी हम यूज कर सकते हैं। इसमें
परसेंट है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ याद करना है, जो मैंने नोट में अब लिखा है, कि अगर हाई कंसंट्रेशन के हम पाइलोकार्पिन दे रहे लाइक 4% इज कंट्राइंडिकेटेड एंड एक्यूट टेक अप एंगल क्लोजर ग्लाकोमा। अब यहाँ पे इसका मैकेनिज्म क्या है कि अगर ऑलरेडी एंगल एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाकोमा है और इसमें आपने इतना परसेंट जो है वो नहीं देना। अब उसका रीजन क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपने 4% जो बहुत ज्यादा आपने दे दिया, तो उसका इफेक्ट का मतलब है कि आपने सिलरी बॉडी को भी स्टिमुलेट किया। जो वीक है ना, उसका इफेक्ट सिलरी बॉडी तक नहीं जा रहा, लेकिन कंसंट्रेटेड अगर 4% या इससे ज्यादा अगर आपने यूज किया, तो वो जाकर आपकी सिलरी बॉडी को भी स्टिमुलेट करेगा, वहां पे वो मैक्सिमल एकोमोडेशन कॉज करेगा। अब जब वहां पे मैक्सिमल एकोमोडेशन कॉज करेगा, तो आपको पता है कि लेंस बिकम मोर ग्लोबुलर, और जब लेंस मोर ग्लोबुलर बनता है तो वो अपने ऊपर जो इसके इंटीरियर सरफेस पे वहां पे डेफिनेटली आयरस मौजूद है, तो वो आयरस को भी थोड़ा सा आगे पुश करेगा। सो आगे आयरस को भी पुश हो गया, ऑलरेडी वहां पे एंगल क्लोज है, एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाकोमा है, और ऊपर से बैक से आपने आयरस को भी आगे उसको डिस्प्ले कर दिया, तो क्या होगा, मसला और भी ज्यादा हो गया, एंगल जो है वो मजीद क्लोज होगा। तो इन चीज का ख्याल रखें कि हम एंगल क्लोजर ग्लाकोमा में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्यूट केसेस में, या अगर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में आपने यूज कर दिया, तो बजाय ये कि वो आपको कोई बेनिफिट दे दे, वो मजीद आपकी कंडीशन को वर्स कर सकता है। तो इन बात का भी ख्याल रखते हैं कि ज्यादा हाई डोज पाइलोकार्पिन यूज नहीं करना इन केस ऑफ एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लाकोमा। अब इसके कोई साइड इफेक्ट क्या है? जाहिर बात है कि मेयोसिस जो है या एकोमोडेशन जो है, ये दोनों कॉज कर दे रहे हैं। तो अब मेयोसिस का क्या साइड इफेक्ट है, जब आपने एक पेशेंट को ये दे दिया, सो आपको पता है कि स्कोटोपिक विजन मीन डिम लाइट में जो विजन है, नाइट विजन जो है वो खराब हो जाएगा। बिकॉज आपको पता है कि डिम डिम कंडीशन में आपके पीपल को डायलेट होना है, उसको पेरिफेरल जो है जहाँ पे रॉड की कंसंट्रेशन ज्यादा है वो एरिया यूज करना है। लेकिन जब पीपल मेयोसिस है तो उसके स्कोटोपिक विजन खराब होगी, डिम लाइट में उसकी विजन जो है, नाइट विजन, वो खराब हो जाएगी। अगर दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर थोड़े से ओल्ड एज के पेशेंट है, इसकी सेंट्रल लेंस ओपेसिटी है, अगर किसी का न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस है, न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस वाला पेशेंट याद रहे कि उसकी डे टाइम की विजन जो है वो थोड़ी खराब होती है एज कम्पेयर टू नाइट विजन। नाइट में उसका प्यूपल अगर डायलेट हो गया तो वो पेरिफेरल लेंस से भी जो है काम चला सकता है, लेकिन ऑलरेडी उसका सेंट्रल न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस है, आपने मायोटिक ड्रॉप डाल दिया, तो वो बिल्कुल आपका सेंट्रल मायोटिक जो सेंट्रल एरिया है लेंस का, वो बिल्कुल आपके पीपल के सामने आ गया, तो कोई लाइट पास नहीं होगा, तो उन पेशेंट में बहुत प्रॉब्लम करेगा। दूसरी बात यह है कि जब इसी एक्सेसिव एकोमोडेशन कर रहे तो एकोमोडेशन से क्या होगा कि वहां पे ये इंड्यूस एकोमोडेशन जो है वो मायोपिया डेवलप कर रहे हैं, तो नियर विजन तो उसकी बेटर होगी, लेकिन दूर की जो विजन जो है वो बहुत ज्यादा ब्लर होगी। और एक एडवर्स इफेक्ट जो है उसका रेटिनल डिटैचमेंट भी है। अब रेटिनल डिटैचमेंट किस तरह, अगर कोई प्रेशर जो है स्पेशली लॉन्गिट्यूडनल मसल पे जो है उस पे कंट्रैक्शन जो है वो ज्यादा हो गया, तो वो बैक साइड जो ओरस रेटा है और ओरस रेटा जो अटैच है रेटिना के साथ, तो वो रेटिना को भी अपनी तरफ से फुल कर सकता है, रेगमेटोजीनियस आरडी या टीयर जो है वो बना सकता है इस ड्रग की साइड इफेक्ट की। दूसरी वजह जो है, दिस इज कैटरेक्टोजेनेसिस मीन, अगर ऑलरेडी लेंस ओपेसिटी है तो इसको एक्सजरेट करता है, मतलब कैटरिक फॉर्मेशन में ये हेल्प कर देता है और कैटरिक की प्रोसेस को एक्सजरेट करते हैं। दूसरा जो है मायोटिक सिस्ट जो है, आयरस के ऊपर जो है मायोटिक आयरस सिस्ट जो है वो डेवलप हो सकता है। ये आल कॉम्प्लिकेशन जो था, ये आकुलर कॉम्प्लिकेशन ऑफ मस्करीनिक डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग जो एसिटाइल कोलिन मैंने बताया था, कार्बिकोल पाइलोकार्पिन, ये उसके साइड इफेक्ट है। अगर सिस्टेमिक इफेक्ट जो है, ज्यादातर तो सिस्टेमिक इफेक्ट नहीं बन रहा, लेकिन बच्चों में अक्सर आते हैं, बिकॉज बच्चे की बॉडी जो है वो कम है और उसकी अगर सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन हो गया है, तो बॉडी और ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो बच्चे पे थोड़ा सा ज्यादा है। अगर सिस्टेमिक उसकी एब्जॉर्प्शन होगी तो सिस्टेमिक क्या क्या इफेक्ट आ सकता है, तो स्लाइवेशन, डायरिया, यूरिनरी अर्जेंसी, वोमिटिंग, ब्रोंकियल स्पॉज्म, ब्रेडिकार्डिया एंड डायप्रोसिस। डायप्रोसिस मींस स्वेटिंग। ठीक है, अब देखिए ना, सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर देता है, सॉरी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करते हैं, वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ठीक है, जो सिक्रीशन है वो सिक्रीशन सारे सिक्रीशन को ज्यादा करेगा, जीआईटी मोटिलिटी को ज्यादा करेगा, इसकी वजह से डायरिया, यूरिनरी अर्जेंसी, वॉमिटिंग, ब्रोंकियल स्पॉज्म, ये चीज याद रखिए, ब्रोंकियल स्पॉज्म कर रहे, ब्रेडिकार्डिया, यूजुअली पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो हार्ट रेट को डिक्रीज करे, और डायप्रोसिस स्वेटिंग जो है वो उसको ज्यादा कर रहे। तो ये उनका
साइड इफेक्ट हो गया। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि सम टाइम हम मायोटिक ड्रग जो है वो एकोमोडेटिव इजोट्रोपिया में भी इस्तेमाल कर देता है। अब एकोमोडेटिव इजोट्रोपिया में आपको डिस्कस करूँ, एकोमोडेटिव इजोट्रोपिया क्या है? वो इजोट्रोपिया जो एकोमोडेशन की वजह से, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट है, ठीक है, और उसका हाइपरमेट्रोपिया लेट्स सपोज 4-5 डायप्टर की हाइपरमेट्रोपिया है। सो वो पेशेंट अपने हाइपरमेट्रोपिया को कवर करने के लिए एक्सेस एकोमोडेशन कर रहे हैं, और जब वो एक्सेसिव एकोमोडेशन करे तो आपको सिन काइनेटिक नियर रिस्पांस का पता होगा कि सिन काइनेटिक नियर रिस्पांस में आप तीन चीजें हो रही है। जब एकोमोडेशन हो रही है तो एकोमोडेशन के साथ कन्वर्जेंस हो रही है, और कन्वर्जेंस के साथ साथ मेयोसिस पीपल जो है वो कंस्ट्रिक्ट भी हो रहे हैं। लेकिन एकोमोडेटिव इजोट्रोपिया वो है कि जब पेशेंट जो है वो अपने एकोमोडेशन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, सो उस एकोमोडेशन को कवर करने, विजन को क्लियर करने के लिए जब वो एक्सेसिव एकोमोडेशन यूज कर रहे हैं, तो उस एक्सेसिव एकोमोडेशन की वजह से जो कन्वर्जेंस की रेशियो है वो ज्यादा हो गई, तो कन्वर्जेंस ज्यादा हो रही है, आई इनवर्ट जा रही है। तो वाई नॉट कि हम कुछ ऐसे मैकेनिज्म इस्तेमाल करें कि जिसकी वजह से हम इस आई में एकोमोडेशन जो है वो आर्टिफिशियली एकोमोडेशन हम एक्सर्ट करें। अगर ये मायोटिक ड्रग हम यूज करें, ये मायोटिक ड्रग जाकर इस पेशेंट में खुद एकोमोडेशन जो है वो इंड्यूस करेगा। पिछले स्लाइड में आप लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि वहां पे ये एकोमोडेशन एक्सर्ट कर रहे हैं। सो ये मायोटिक ड्रग हम इस पेशेंट में यूज करें कि इसकी आई में है खुद जो है एकोमोडेशन ये इंड्यूस करे, और जब इस आई में एकोमोडेशन इंड्यूस होगा वो इसके हाइपरमेट्रोपिया को कवर करेगा। तो क्या इसकी कोई डिमांड रह गया है एकोमोडेशन के लिए? जाहिर बात है कोई डिमांड नहीं होगा एकोमोडेशन के लिए। जब कोई एकोमोडेशन के लिए कोई डिमांड नहीं हो गया तो कन्वर्जेंस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो सम टाइम हम एकोमोडेटिव इजोट्रोपिया के मैनेजमेंट में भी मायोटिक ड्रग जो है वो हम इस्तेमाल कर। अब यहाँ तक हम डायरेक्टली ड्रग बात करते कि वो डायरेक्टली जाकर रिसेप्टर पे खुद बैठकर काम करें। अब यहाँ पे है इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट। नाम से पता चलता है इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट मीन ये खुद जाकर रिसेप्टर के ऊपर नहीं बैठता, खुद जाकर रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्ट वे से। इनडायरेक्ट वे से क्या? स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि वहां पे एक एंजाइम था, कोलिन स्ट्रेस एंजाइम, एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस एंजाइम, या शॉर्टकट हम उसको कोलिन स्ट्रेस एंजाइम कहते हैं, याद है? अब ये जो ड्रग है डायरेक्टली इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, इसका दूसरा नाम जो है वो कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर भी है, बिकॉज ये वहां पे जाकर उस एंजाइम के साथ मिलता है और क्या बनाता है? एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। क्या कर रहे हैं? अब मुझे ये बताया कि अगर वो एसिटाइल कोलिन, ये कोलिनेस्टेरेज एंजाइम जो है ये एसिटाइल कोलिन के ब्रेक डाउन में हेल्प कर देता है। अब ऐसा ड्रग आप दे दें जो डायरेक्टली जाकर इसी कोलिन स्ट्रेस को, ये कोलिन स्ट्रेस जो है इसको इनहिबिट करे, तो उसकी फंक्शन आपने लॉस कर दिया। अब वहां पे जो एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहे हैं वो वहां पे जमा होता जाएगा, वहां पे उसकी अमाउंट जो है, वहां पे उसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। वो उसी साइनेप्टिक क्लेफ्ट में इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जब उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या करेगा? वहां पे उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो वहां पे मौजूद होगा और रिसेप्टर को बार बार स्टिमुलेट करेगा, तो उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ गया और लॉन्ग टाइम के लिए भी है। सो पहले से अगर कुछ लेस अमाउंट ऑफ एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा था जो रिसेप्टर को प्रॉपरली स्टिमुलेट नहीं कर रहा था, इस ड्रग के बाद वहां पे एसिटाइलकोलिन की अमाउंट ज्यादा हो गया, तो वो ज्यादा अमाउंट जो है वो रिसेप्टर को अब सफिशिएंटली स्टिमुलेट कर सकता है और अपना काम करेगा। तो देखिए इनडायरेक्ट वे से रिसेप्टर का फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर दिया है। अब एक चीज और याद रखे, ये इनडायरेक्ट एगोनिस्ट ड्रग जो हम दे रहे, इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग जो है वो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए काम कर रहे हैं, जिसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है ये थोड़ा सा लॉन्ग है। द सेकंड थिंग है कि वो आपको पता है कि हम 4 से लेकर 6 टाइम अ डे दे रहे। यहाँ पे ये जैसा अगर आप बीडी दे रहे ट्वाइस डेली दे रहे तो ये सफिशिएंट है, बिकॉज इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा है। अब इसमें हमारे पास दो टाइप है, इस इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट में हमारे पास दो टाइप। एक रिवर्सिबल इनहिबिटर है। रिवर्सिबल इनहिबिटर मीन कि ये कुछ अरसे के लिए जाकर रिसेप्टर को इनहिबिट कर देता है, और आफ्टर जो एक्शन टाइम है इसके बाद जो है ये वहां से डिटैच हो रहा है या उसकी डिग्रेडेशन वहां पे हो रही है, फिर नॉर्मल फिजियोलॉजी स्टार्ट हो रहे हैं। और इरिवर्सिबल वो है जो वहां पे जाकर बैठकर रिसेप्टर को कंप्लीटली इनहिबिट करेगा, कंप्लीटली ब्लॉक करेगा। अब मेनली चीज ये है कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर जो है ये लॉन्ग टाइम के लिए बैठते हैं, बहुत ज्यादा टाइम के लिए। लाइक इकोटाइपेट की मैं बात करूं या डाई आइसोप्रोपाइल फास्फो फ्लोरोडेट की मैं बात करूं, ये लॉन्ग अरसे के लिए वहां पे जाकर बैठते हैं, तो इसलिए हम इसको
नाम दे रहे इरिवर्सिबल इनहिबिटर कि एक दफा ये बैठ कर तो फिर वहां से दोबारा रिमूव नहीं हो रहा। और रिवर्सिबल इनहिबिटर ये है कि ये कुछ अरसे के लिए वहां पे रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा और उस अरसे के बाद, टाइम के बाद रिसेप्टर का जो दोबारा फंक्शन है वो बहाल हो जाएगा। अब रिवर्सिबल में हमारे पास जो है फाइसोस्टिग्मीन जो है, नियोस्टिग्मीन जो है, या एड्रोपोनियम, ये एड्रोपोनियम यहाँ पे याद रखें, इसकी मस्करीनिक हम पढ़ लेना, ये इनडायरेक्ट एक्टिंग मस्करीनिक ड्रग भी है, लेकिन एक और जगह पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि एक और काम भी कर रहे। इसका कुछ निकोटिनिक रिसेप्टर पे भी अमल है, निकोटिनिक रिसेप्टर पे भी कुछ इफेक्ट है, वो मैं लेटर में आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी इनडायरेक्ट में आपको फाइसोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन, एड्रोपोनियम याद करना है, और इरिवर्सिबल में एकोटाइपेट और डाई आइसोप्रोपाइल फास्फोक्लोराइडेट, ये याद करने की जरूरत है। अब यहाँ पे एक और चीज है, फास्फोरेटिंग कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर जो है, स्पेशली मैं इसकी बात करूं, जो रिवर्स इसकी मैं बात करूं, ये इरिवर्सिबल जो है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर, इसमें दोनों में फर्क क्या है कि इरिवर्सिबल इनहिबिटर लाइक एकोटाइपेट वगैरह, ये जाकर कोलिनेस्टेरेज जो एंजाइम है उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और एक दफा जब ये एकोटाइपेट जो है अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना जाए तो फिर इसके बाद उसका रिवर्सिबल जो है, फिर उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। अपनी स्पेसिफिक टाइम है कि ये कोलिनेस्टेरेज एंजाइम को भी और ब्यूटा कोलिनेस्टेरेज जो आपके प्लाज्मा में मौजूद है उनको भी इनहिबिट कर देता है। सो यहाँ पे लिखा है कि अगर ये फास्फोरिलेटिंग कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर जो है, इसको आप रिवर्स करना चाहते हैं तो उसको आप रिवर्स कर सकते हैं अगर आप ओजिम कंटेनिंग कंपाउंड लाइक प्रिलिडोजोम जो है, प्रिलिडोजोम अगर ये आप यूज करें, लेकिन एक्यूट बेस पे मीन कि विद इन स्पेसिफिक टाइम। अगर मैं एकोटाइपेट की बात करूं या दूसरी ड्रग की बात करूं, तो ये आपको चाहे कि आप विद इन 20 मिनट से आगे आगे आप पहले आप ये ड्रग दे दें। उसका थोड़ा सा कहानी लेंथी है कि अगर आपने वहां पे ये अल्काइल ग्रुप जो है वो उसको रिमूव कर देते हैं, अगर आपने क्विकली दे दिया तो आप इसकी एक्शन जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। मतलब इसकी जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं ना, एकोटाइपेट और कोलिनेस्टेरेज का जो बॉन्ड बन रहे हैं उसमें टाइम लगता है। मैं सिंपल ये बताऊंगा कि उसमें टाइम लगता है। अगर आपने 20-25 मिनट से पहले पहले दे दिया तो वो बॉन्ड सही तरीके से बना नहीं है। जब बना नहीं है तो ये ड्रग जो है, स्पेशली प्रिलिडोजोम जो है, ये जाकर एकोटाइपेट को रिमूव कर देता है कोलिनेस्टेरेज से। लेकिन अगर आपसे टाइम चला गया है, बाद में आप दे रहे 72, 72 या 75 आवर के बाद आप ये ड्रग दे रहे, तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं है। तो ये स्पेशली हम जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो पॉइजनिंग वगैरह है, इसमें हम जो है ये क्विकली प्रिलिडोजोम जो है इसको हम यूज कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कोई पेशेंट है जो लॉन्ग अरसे से ये ड्रग ले रहे हैं, ये इरिवर्सिबल कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर ले रहे हैं, एक उसकी वो कर रहे हैं, लाइक स्पेशली एकोटाइपेट वगैरह जो है वो ले रहे हैं। कौन से पेशेंट अक्सर जो है मैस्टीनिया ग्रेविस में हम लोग ये एडवाइस कर देते हैं। सो अगर लॉन्ग टाइम के लिए वो ये दे रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट है आपको पता है। वो यहाँ पे लिखा है कि टॉक्सिक रिएक्शन फ्रॉम सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन लोकल। इस पेशेंट को आपने अगर लोकल एनेस्थीसिया लगाए, फॉर एग्जांपल प्रोकेन, ये लोकल एनेस्थीसिया जो है हम अक्सर यूज करते थे। अगर किसी पेशेंट में आपने ये लोकल एनेस्थीसिया यूज कर दिया, ठीक है, सो इसका कोई सिस्टमिक इफेक्ट इसलिए यूज नहीं होता। अगर ये आपके ब्लड में शामिल भी हो गया तो आपके प्लाज्मा में ऑलरेडी कोलिनेस्टेरेज मौजूद है जो जाकर इसकी इफेक्ट को खत्म कर दे है, इसको इनएक्टिवेट कर देता है, इसको इनहिबिट कर देता है। लेकिन अगर पेशेंट ऑलरेडी ये कोलिन स्टेरेज इनहिबिटर लॉन्ग अरसे के लिए ले रहे, तो इसका मतलब है कि उसके प्लाज्मा के कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर जो है वो भी काम नहीं करे। सो वो स्मॉल अमाउंट जो आपके ब्लड में, आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ गया है, तो वो भी कोई नहीं है आपके ब्लड में कि उसको इनहिबिट करे, इसको इनएक्टिवेट कर दे। तो इसलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोकेन जो है वो भी एक टॉक्सिक रिएक्शन जो है प्रोड्यूस कर सकता है उन पेशेंट में जो ऑलरेडी इरिवर्सिबल कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर ले रहे हैं। या स्पेशली एक और चीज याद रखिए, इसी तरह अगर आपको पता है जब हम जनरल एनेस्थीसिया दे रहे तो जनरल एनेस्थीसिया के एनेस्थेटिक के साथ साथ हम कोई सक्सिनाइल कोलिन, आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा, सक्सिनाइल कोलिन जो है ये मसल रिलैक्सेंट है, हम मसल रिलैक्सेंट भी दे रहे, ठीक है। सो अगर पेशेंट ऑलरेडी ये ड्रग ले रहे तो ये सक्सिनाइल कोलिन वगैरह जो है ये भी आपके प्लाज्मा के कोलिनेस्टेरेज एंजाइम जो है वो इसको इनहिबिट कर दे अगर ये आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में ज्यादा हो गया। लेकिन अगर पेशेंट ऑलरेडी इन ड्रग पे है
और आपने जनरल एनेस्थीसिया के साथ साथ सक्सेनाइल का इस्तेमाल भी कर दिया, तो क्या होगा, ये सक्सेनाइल आपके ब्लड में लॉन्गर टाइम के लिए होगा, तो वहां पे आपके रेस्पिरेटरी पैरालिसिस जो है वो कॉज कर सकता है, बिकॉज इट्स मसल रिलैक्सेड। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम, तो इन चीजों का ख्याल रखना है। ड्रग हिस्ट्री जो है बिफोर जीए जेनेस्थीनिया, ये बहुत जरूरी है। एक और चीज आपको याद करने की चीज है कि हम कभी भी डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट और इनडायरेक्ट को आपस में उसको कंबाइन नहीं दे रहे, बिकॉज उसका सेम इफेक्ट है, तो इसलिए हम ज्यादा नहीं दे रहे। इसको हमेशा के लिए या डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट दे रहे या इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक एगोनिस्ट दे, इसको कंबाइन नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ पे जो इनडायरेक्ट एगोनिस्ट है, ये देखिए ये पास्ट में यूज हो रहा था एज एंटीसाइड के तौर पे यूज होता है, यूज होता है एनसेक के खिलाफ ये यूज हो रहा था, उसका बहुत इफेक्ट था। सो इसलिए पास्ट में ये ड्रग जो था, ये लाइस इन्फेस्टेशन, अगर आई लैशेज में आपके लाइस वगैरह है तो उनके ट्रीटमेंट के लिए फास्ट में यूज हो रहा था। लेकिन अभी तक कोई अप्थल्मिक यूज जो है या अप्थल्मिक फार्म जो है यूएस में अवेलेबल नहीं है। मतलब अभी जो है आजकल जो है हम इसको आई के हवाले से यूज नहीं करते, बाकी सिस्टमिक यूज उसका अभी भी मौजूद है। सो जहां तक हम डिस्कस करें एगोनिस्ट की, मस्करीनिक एगोनिस्ट को, अब हम डिस्कस करें मस्करीनिक एंटागोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट का मतलब है कि ये वो ड्रग होंगे जो डायरेक्टली जाकर उस रिसेप्टर के ऊपर बैठता है और एसिटाइलकोलिन को, न एसिटाइलकोलिन को काम करने देता है और न खुद काम कर दे, सिंपल ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, रिसेप्टर को काम नहीं करने देते। तो अब सारी कहानी रिवर्स होगी। देखिए वहां पे क्या कर रहा था, वहां पे वो पीपल को कंस्ट्रक्ट कर रहा था। अब जब ये जहां वहां पे जाकर आपकी स्पेंटर प्यूपलाई जो है इसकी पैरालिसिस हो जाए, वहां पे ये काम करने नहीं देता एसिटाइलकोलिन को, तो क्या कंस्ट्रक्शन होगी, नहीं होगी। सो देयर विल बी अनअपोज्ड एक्शन ऑफ डायलेटर मसल, और जब अनअपोज्ड डायलेटर मसल की एक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगी कि आपकी पिपुलरी डायलेशन, पीपल विल बी डायलेटेड। और सेम तरीके से आपकी सिलरी मसल वो एकोमोडेशन काज कर रहा था, अब ये एकोमोडेशन जो है, एकोमोडेशन को भी एसिटाइलकोलिन को नहीं छोड़ेगा सिलरी बॉडी तक। सो क्या करेगा, रिलैक्सेशन ऑफ एकोमोडेशन। तो आप देखिए मस्करीनिक एंटागोनिस्ट क्या करेगा, ये पीपल को डायलेट करेगा और साथ साथ में आपकी एकोमोडेशन को बिल्कुल रिलैक्स करेगा। अब इसको इसलिए हम यूज करें, अब ये पीपल डायलेट करे तो उसकी कुछ इफेक्ट भी है। इसलिए है कि अगर आप पेरिफेरल रेंज की एग्जामिनेशन करना चाह रहे हैं, सिलरी बॉडी या रेटिना, तो उसको देखने के लिए हम पीपल को डायलेट कर, इस ड्रग से हम फायदा ले रहे हैं, ये ड्रग हम यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करते हैं, तो साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन में हम एक चीज कहते हैं कि साइक्लोपेनिक एजेंट जो है वो ये ही ड्रग हम डालते हैं कि ये एकोमोडेशन को कंप्लीटली रिलैक्स करे और हमें एक एक्यूरेट स्टेटस ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो हमें प्रोवाइड कर दे। तो साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है। और अगर केस में कोई आयराइटिस है, आयराइटिस में इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि प्यूपल को डायलेट कर देते हैं। आयरस की इंप्लीमेशन में अगर हम मायोटिक दे दें तो मायोटिक प्यूपल को कंस्ट्रक्ट करेगा, और जब कंस्ट्रक्ट करेगा तो आयरस और लेंस का एसोसिएशन जो है, बांड जो है, वो आपने मजीद स्ट्रांग कर दिया और पोस्टीरियर साइनिकी की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए हम मस्करीनिक एंटागोनिस्ट दे रहे कि वो पीपल को डायलेट करे और आयरस और लेंस के इंटरेक्शन को रिड्यूस करे, पोस्टीरियर साइनिकी से हम उसको बचा दें। ये चीज याद रखिए। और एक इम्पोर्टेंट फंक्शन इस मस्करीनिक एंटागोनिस्ट की याद रखिए कि इट रिड्यूस ब्लड एक्वस परमेबिलिटी, ब्लड एक्वस की परमेबिलिटी जो है उसको रिड्यूस कर देते हैं। और आपको पता है कि इन्फ्लेमेशन में आपकी वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और ये ड्रग क्या कर रहा है कि ये ब्लड जो है और एक्वस की परमेबिलिटी को डिक्रीज करे। सो कोई भी अगर अकुलर इन्फ्लेमेटरी डिजीज है तो उसमें भी हम मस्करीनिक एंटागोनिस्ट यूज कर सकते हैं। अब ये कौन से ड्रग है जो मस्करीनिक एंटागोनिस्ट की तरफ काम करेंगे, तो उसमें एट्रोपिन है, साइक्लोपेंटुलेट है, प्रोपोसमाइड है, स्कोपोलामिन है, होमोएट्रोपिन है। अब सबसे स्ट्रांग जो है वो आपका एट्रोपिन जो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ये तकरीबन 7 से लेकर 14 डेज तक उसका एक्शन है, इफेक्ट है। और सबसे वीक जो है वो आपका ट्रोपोकमाइड है, ये जो आजकल हम मेड्रेसिल के नाम से आ रहे हैं, जो हम यूजुअली यूज करें, ये वीक है। ठीक है, अगर यूजुअली हम एग्जामिनेशन करना चाह रहे, जस्ट लेंस की और सिलरी बॉडी और रेटिना देखना चाह रहे, तो उसके लिए हम ये यूज करें, ट्रोपोकमाइड यूज करते हैं। उसका ड्यूरेशन भी शॉर्ट है, तकरीबन 4 से लेकर 6 आवर तक उसका ड्यूरेशन इफेक्शन भी है। और इसका ओनली इफेक्ट जो है वो आपके आयरस के मसल तक जो है, मतलब ओनली इंटीरियर चेम्बर तक है। और ये एकोमोडेशन जो है, ये एकोमोडेशन को ज्यादा इफेक्ट नहीं करता।
बाकी जो है ये साइक्लोपेंटोलेट और एट्रोपिन हम ज्यादातर जो है ये साइक्लोफ्रिजिक रिफ्रैक्शन में और बच्चों में बहुत ज्यादा यूज कर देते हैं। इसके अलावा जो है ये भी चीज याद रखें कि अगर इरिडोसाइक्लाइटिस है, इरिडोसाइक्लाइटिस मीन कि अगर आयरस और सिलियरी बॉडी के कोई इन्फ्लेमेशन है यूवियाइटिस केस में, तो यूवियाइटिस केस में ये देखिए ये गुड पेन रिलीफ है, उसमें ये पेन रिलीव करने के लिए भी हम दे रहे हैं बिकॉज सिग्नल को भी ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम कोई सिलियरी ब्लॉक ग्लाकोमा या मैलिग्नेंट ग्लाकोमा है तो उसमें भी हम ये चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज याद रखें कि यूज ऑफ दीज टू डायरेक्ट द पीपल अ पेशेंट विद प्राइमरी ओपनिंग ग्लाकोमा में एलिवेट डायबिटीज। अब इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए, अगर एक पेशेंट है जो ऑलरेडी ग्लाकोमा वाले पेशेंट है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा है, और आप उसकी पोस्टीरियर सेगमेंट की एग्जामिनेशन करना चाहते हैं उसकी सीडीआर मालूम करने के लिए, आपके डिस्क को देखने के लिए, और आपने ऐसा ड्रग इस्तेमाल कर दिया जो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ज्यादा है, लाइक एट्रोपिन मैंने बताया था कि जो उसका 7 से लेकर 14 डेज तक, अगर 7 से लेकर 14 डेज तक उसका प्यूपल आपने डायलेट रख दिया है, उसका कुछ इफेक्ट है। देखिए जब प्यूपल डायलेट हो रहे तो एंगल ऑटोमेटिकली जो है प्यूपल, जाहिर बात है वो जब प्यूपल डायलेट हो रहे तो आयरस में कोल्ड बनता है, इंटीरियर चेम्बर एंगल को नैरो कर रहे हैं। ऑलरेडी पेशेंट जो है उसके प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा है और दवाई से मेडिसिन से वो मजीद जो है एंगल जो है वो नैरो हो चुका है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा कि इसका प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। सो इन चीज का ख्याल रखना है। तो उसको फिर हम कैसे मैनेज करें, वाई नॉट कि हम एक ऐसा वीक ड्रग दे रहे जो 5-6 घंटों के लिए काम करे और दोबारा उसकी वो मेड्रेटिक इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाए, तो इसके लिए हम ट्रोपोकामाइड जो है वो हम यूज कर देते हैं कि वो सिंपल कुछ घंटों के लिए पीपल जो है डायलेट करे, ज्यादा डायलेशन की वजह से उसकी आईयूपी के बढ़ने का खतरा है। अच्छा उसके साइड इफेक्ट, अब देखिए उसके साइड इफेक्ट बिल्कुल उस मस्करीनिक एगोनिस्ट के अपोजिट है। ठीक है, बिकॉज ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टॉप कर रहे हैं, तो क्या होगा, लोकल इरिटेशन का आई में क्या कर रहे हैं, लोकल इरिटेशन इज स्वेलिंग, कंजक्टाइवल हाइपरीमिया, अक्सर ये ड्रॉप जब हम डालते हैं तो आयुष के साथ उसमें रेडनेस बहुत ज्यादा आ रही है। फोटोफोबिक ब्लरिंग ऑपोजिशन, अब ये क्या आपने प्यूपल डायलेट किया, प्यूपल डायलेट किया तो जाहिर बात है वहां पे लाइट की ग्लेयरिंग और फोटोफोबिया वगैरह होगा, और ब्लरिंग नियर में विजन जो है जाहिर बात है, नियर में अपने अकोमोडेशन को भी रिलैक्स कर दिया है, नियर में अकोमोडेशन की जरूरत है, तो नियर में उसको प्रॉब्लम ज्यादा होगा और उसकी विजन जो है वो ब्लर होगी। देखिए अब इसमें नियर में विजन में प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसमें एगोनिस्ट में डेस्टिन में विकास, वहां पे ऑलरेडी अकोमोडेशन एक्सर्ट हुआ था, अब यहाँ पे अपनी अकोमोडेशन बिल्कुल रिलैक्स किया हुआ है। तो एक चीज याद रखिए, सिस्टेमिक मैंने आपको बताया था कि सिस्टेमिक इफेक्ट इतना नहीं है, लेकिन अक्सर बच्चों में उसका सिस्टेमिक इफेक्ट होता है। तो उसमें क्या है, फ्लशिंग, फीवर, टेकिकार्डिया, कंस्टिपेशन, यूरिन रिटेंशन, देखिए बिल्कुल अपोजिट है। वहां पे ब्रेडिकार्ड, यहाँ पे टेकिकार्डिया कर रहे हैं, वहां पे डायरिया, यहाँ पे कंस्टिपेशन है, वहां पे यूरिन अर्जेंसी, यहाँ पे उसका रिटेंशन कर रहे हैं। अच्छा अगर ये साइड इफेक्ट, अगर कोई लॉन्ग अरसे के लिए ये मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो अगर माइल्ड केसेस है तो ओनली डिसकंटिन्यूशन आप ड्रग कर ले तो उससे खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर सिवियर केसेस है, सिवियर केसेस में तो उसमें हम जस्ट आईवी, दिस इज नॉट फॉर, दिस इज आईवी, इंट्रावीनस फाइस्टिगमीन दे रहे हैं। तो फाइस्टिगमीन जो है वो इसका रिवर्स इफेक्ट को जो है वो खत्म कर देता है, बिकॉज फाइस्टिगमीन जो है वो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है ना, तो वो डायरेक्टली जाकर एसिटाइलकोलिन के अमाउंट जो है, कंसंट्रेशन जो है उसको बढ़ाएगा, और जब एसिटाइलकोलिन का अमाउंट जो है वो बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली ये जितने भी ये ड्रग है जो अभी हम एंटागोनिस्ट काम करें तो इसका इफेक्ट सबसाइड होगा और दोबारा जो है वो सारी चीजें बहाल हो जाएगी। तो ये इसका साइड इफेक्ट था। अब यहाँ तक हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो सारे हम मस्करीनिक ड्रग के एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट के हवाले से। अब निकोटिनिक ड्रग ये सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। निकोटिनिक ड्रग में बेसिकली हमारे पास दो चीज है, एक इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट है और दूसरा सिंपल निकोटिनिक एंटागोनिस्ट है। अब इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट में सिर्फ एक चीज हमारे पास जो आई में यूज हो रही है वो एड्रोपोनियम। वो क्या है, वो एड्रोपोनियम। देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एड्रोपोनियम जो था वो इनडायरेक्ट एगोनिस्ट में, मस्करीनिक एगोनिस्ट में भी डिस्कस किया था। याद रखिए एड्रोपोनियम का जो है निकोटिनिक इफेक्ट भी है, निकोटिनिक रिसेप्टर पे भी इसका कुछ ना कुछ विकास, ये क्या कर रहे हैं, ये एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, एसिटाइलकोलिन एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। और जैसे ही एसिटाइलकोलिन एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो आपको पता है कि आपकी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कौन सा रिसेप्टर है, निकोटिनिक रिसेप्टर है। तो वहां पे भी अगर मसल पे जाकर उसी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जाकर या आपका एसिटाइलकोलिन एसिटाइलकोलिन कोलिन स्टेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो आपकी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में एसिटाइलकोलिन का अमाउंट ज्यादा होगा। तो जब ज्यादा होगा तो जाहिर बात है
आपकी मसल के लिए जो है और ज़्यादा एसिटाइलकोलिन वगैरह जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे भी डिस्कस करें और वहाँ पे भी डिस्कस करें, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, बिकॉज़ मसल में जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे है, तो वहाँ पे भी आपका निकोटिनिक रिसेप्टर जो है वो है और वहाँ पे भी एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज़ एंजाइम मौजूद है और बाकी पैरासिम्पैथेटिक जो मस्करीनिक ड्रग था, वहाँ पे भी आपका एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज़ एंजाइम मौजूद है और इसका काम वही एंजाइम के पीछे करना है। ठीक है? ये अक्सर हम डायग्नोसिस ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं। मायस्थीनिया ग्रेविस जो है पूरा लेंथी टॉपिक है, इसको किसी और लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मायस्थीनिया ग्रेविस में ये होता है कि वहाँ पे आपके ऑटो इम्यून सिस्टम जो है, वो आपके निकोटिनिक रिसेप्टर के खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ बन रहा है, उस रिसेप्टर को रिड्यूस कर देता है। सो अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अगर कोई मायस्थीनिया ग्रेविस है, फॉर एग्जांपल मैं आई के हवाले से बात करूँ, जो टेंसिलॉन टेस्ट हम कर रहे हैं, एड्रोपोनियम टेस्ट हम कर रहे हैं, मायस्थीनिया ग्रेविस में आई में जो स्पेशल चीज़ है टोसिस और डिप्लोपिया। अगर टोसिस है और वो टोसिस आप सोच रहे हैं कि ये टोसिस जो है मायस्थीनिया ग्रेविस के साथ रिलेटेड है, सो आपने आईवी एड्रोपोनियम देना है, आईवी टेस्ट करना है, लेकिन ये भी आप ओटी में कर रहे हैं, ऐसे क्लिनिक में नहीं करते। इसकी रिएक्शन ज़्यादा है। सो आपने एड्रोपोनियम टेस्ट किया और एड्रोपोनियम टेस्ट के बाद जो है आपका टोसिस जो है वो उसमें कमी आ गई, मतलब टोसिस करेक्ट हो गया, तो ये आपको बता रहे हैं कि मायस्थीनिया ग्रेविस है, बिकॉज़ उस म मसल पे जो पहले एसिटाइलकोलिन काम कर रहा था, वो एसिटाइलकोलिन कम था, बिकॉज़ वहाँ पे रिसेप्टर जो है काफ़ी डैमेज हो चुके हैं। लेकिन इन ड्रग की वजह से वहाँ पे एसिटाइलकोलिन का अमाउंट बढ़ गया है और बढ़ने से जो ऑलरेडी प्रीवियसली वीक या कम लेस नंबर ऑफ एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर थे, उसने काम करना स्टार्ट किया और कहानी ठीक। तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरी बात जो निकोटिनिक एंटागोनिस्ट है, तो निकोटिनिक एंटागोनिस्ट क्या है कि वो डायरेक्टली जाकर निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। इसका सिंपल मतलब है कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, कि वो जो डायरेक्टली जाकर निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर बैठते हैं, उसको काम करने नहीं देते। कब हम दे रहे हैं? कि कब आपकी मसल जो है वो वीक हो जाए आप या पैरालाइज़ जिसको आप सिंपल कह सकते हैं, कि उसका अपना वर्किंग जो है या रिलैक्स हो जाए, फ्लैसिड हो जाए। अक्सर अगर हम जे में जनरल एनेस्थीसिया में इंट्यूबेशन जो है, इंट्यूबेशन इन जे जे जनरल एनेस्थीसिया में अगर हम ट्यूब पास कर रहे हैं, उसके लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं या सर्जरी के दौरान जो है हम यूज़ करते हैं। अब इसकी 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ एंटागोनिस्ट। एक एंटागोनिस्ट वो है जो मसल की क्या करे, नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट, जो मसल में कोई डिपोलराइजेशन नहीं कर रहा, लेकिन मसल को जस्ट ये जाकर उसी निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर बैठते हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा। मतलब कोई डिपोलराइजेशन नहीं कर रहा, लाइक गिलामीन जो है या फिर क्रोनियम जो है, ये वो 2 ड्रग है जो डायरेक्टली निकोटिनिक रिसेप्टर पे जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है, ये डायरेक्टली जाकर मसल के ऊपर जो निकोटिनिक रिसेप्टर है, उसके ऊपर जाके अटैच होते हैं, लेकिन कोई पोलराइजेशन कॉज़ नहीं कर रहा। दूसरी बात जो अगर सक्सिनैलकोलिन है, जो ऑलरेडी पहले हमने डिस्कस किया, या मेटोनियम है, ये 2 ड्रग जो है, ये डायरेक्टली जाकर निकोटिनिक रिसेप्टर जो मसल के ऊपर है, उसके ऊपर बैठ जाकर इनिशियल ये डिपोलराइजेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर जब वहाँ पे मौजूद होगा, तो कोई सिग्नल जो है वो पास नहीं होगा, बिकॉज़ वो एक परसिस्टेंट स्टेट ऑफ डिपोलराइजिंग एजेंट होगा। इनिशियल उसमें कंट्रैक्शन आ जाएगा, लेकिन फिर वो फ्लैसिड हो जाएगा। और इसके हवाले से एक बात यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है, जब हम निकोटिनिक एंटागोनिस्ट यूज़ करें तो याद रखिए कि अगर सिंगल इनर्वेटेड मसल फाइबर है, तो उसमें ये क्या करेगा, इनिशियल डिपोलराइजेशन करेगा, डिपोलराइजेशन कंट्रैक्शन करेगा और इसके बाद जो है ये अनरिस्पॉन्सिव एंड फ्लैसिड। देखिए, मैंने कहा कि इनिशियल ये कंट्रैक्शन करेगा, डिपोलराइजेशन करेगा, लेकिन इसके बाद जो है कंट्रैक्शन के बाद जो है आपकी मसल जो है वो प्रोलॉन्ग अरसे के लिए अनरिस्पॉन्सिव एंड फ्लैसिड, मतलब सॉफ्ट हो गया, रिलैक्स हो गया। लेकिन उन मसल में जहाँ मल्टी इनर्वेटेड फाइबर है, लाइक जैसे हमारे एक्स्ट्राकुलर मसल की बात करें, तो हमारे एक्स्ट्राकुलर मसल में 1/4 अमाउंट जो है वो मल्टी इनर्वेटेड है, तो उसमें क्या करेगा, उसमें कंट्रैक्शन करेगा और इस कंट्रैक्शन क्या, ये बहुत कंट्रैक्शन बहुत डेंजरस है। अब ये कंट्रैक्शन करेगा जब मसल, आप एक्स्ट्राकुलर मसल की कंट्रैक्शन उसमें प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो कंट्रैक्शन क्या करेगा, आपके ग्लोब पे प्रेशर जो है वो एक्सर्ट कर सकता है। सो ऐसे ऐसे कंडीशन में जब आपके पास कोई लेसरेटेड आई हो, जो ओपन आई हो और उसमें आप जे पे काम कर रहे हो, सो जे में ये ड्रग ना दें। अगर आपने जनरल एनेस्थीसिया में ये सक्सिनेल वगैरह ये सारी चीज़ें आपने दे दिया, तो वो क्या करेगा, वो आपकी मसल जो है, एक्स्ट्राकुलर मसल जो है, उसमें ये कंट्रैक्शन काज़ करेगा। उस कंट्रैक्शन की वजह से ग्लोब पे प्रेशर आ सकता है और आई की कंटेंट जो है, वो बाहर आने का खतरा होता है और आई में प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। सो ऐसी कंडीशन में अ, आपको ये चीज़ अवॉइड करना होगा।
सो इट्स ऑल अबाउट द एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर। आई थिंक कि कुछ बेनिफिट होगा इस लेक्चर से।